हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट साइंस के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6 के बारे में। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इसमें हम लोग 25 MCQ को कवर करते हैं जो कि रोज़ाना करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लौह जो है वो आवश्यक है। बताइए कि लौह जो है यानी कि लोहा जो है वो आवश्यक क्यों है, इसका कारण क्या होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी लोहा आवश्यक है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यानी हमारे बॉडी में भी लोहे की आवश्यकता होती है सामान्य स्वास्थ्य के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो जैसे कि रक्त में क्या होता है, रक्त का कारण लाल होने का कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य तो वही होता है ना कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को इधर से उधर जो कि परिवहन करना। तो इस वजह से कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में यहाँ पे लोहे की आवश्यकता तीनों के तीनों कारण बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जेरेंटोलॉजी में हम लोग वृद्ध अवस्था में जो पुरुष होते हैं, वृद्ध यानी वृद्धों की अध्ययन के बारे में हम बात करते हैं इसमें जेरेंटोलॉजी में। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। शिशु की बात करें तो आपको पता है कि शिशु रोग से संबंधित यानी नवजात शिशु रोग से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, नियोनेटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, नियोनेटोलॉजी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और त्वचा से संबंधित जो विज्ञान होता है, त्वचा संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं उसमें हम लोग डर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जो मछली होती है अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ इसका एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अगर किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ उसके अगर तली में एक हम सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इन सभी का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए एक तरफ उपकरण दिया गया, दूसरी तरफ उसके कार्य से संबंधित है। कौन सा उपकरण किस लिए यूज़ किया जाता है। देखिए एनीमोमीटर की बात करें तो हम लोग पवन के वेग को मापने के लिए, वायु वेग को मापने के लिए करते हैं, यानी ए का 3 के साथ मैच होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं। सिस्मोग्राफी की बात करें तो भूकंप से संबंधित है। बैरोग्राफ यानी बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। जबकि हाइग्रोमीटर का प्रयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। डी करेक्ट होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। बताइए किस एक की खेती जो है पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो आपने डेफिनेटली ये देखा होगा प्याज की खेती कैसे की जाती है, पौधे का प्रत्यारोपण करके, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्याज जो है वो किसका रूपांतरित रूप है या फिर किसका रूपांतरित फसल है। तो हम कह सकते हैं तना वाली ये फसल है, ये ध्यान रखिएगा, तना वाली फसल है। सोल्डरिंग धातु के टुकड़े से इस्तेमाल होने वाले सोल्डर जो किसका मिश्रण होता है। सिंपल सी भाषा में पूछा जा सकता है कि सोल्डर जो किसका मिश्र धातु है। सोल्डर जो हम कह सकते हैं टीन और लेड, यानी कि सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है सोल्डर। अगला प्रश्न कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक कार्य है, यह कथन किसका था, यह किसका कथन था बताना। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मेंडलीव का आवर्त नियम था, सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त नियम को बनाया था, आवर्त सारणी को तैयार किया था, तो उसमें यही रखा गया था, तत्वों के जो गुण है परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक प्रकार के कार्य पे इन पे कहा गया था। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मोस्ले ने तैयार किया था, वहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की जगह पे परमाणु संख्या। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर तो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, राइजोबियम किसका एक प्रकार है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है। तो ध्यान दीजिएगा, राइजोबियम कह सकते हैं सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो बताइए कि चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? पत्तियों में मौजूद होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में कौन सा मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम कह सकते हैं मौजूद होता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न धातु युगों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? तो बताइए कि क्रमशः आपको बताना है कि कौन सबसे हल्की धातु है और कौन सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्की धातु के रूप में हम लोग लिथियम को जानते हैं, सबसे भारी धातु के रूप में ओस्मियम को जानते हैं, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, कांच क्या होता है? ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं। कांच क्या होता है, कांच का प्रकार क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कांच जो होता है वो अतिशीतित द्रव होता है, यानी अतिशीतित द्रव होता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कांच क्या होता है, तो कांच एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कांच विद्युत का कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट वन कि निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है कौन? तो हम यहाँ पे कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो हवा से भारी होता है, पानी में अघुलनशील होता है, इसका जो स्वाद होता है वो स्वादहीन होता है, और ये रंगहीन गैस है, ठीक है। और ये मानव और कह सकते हैं अन्य जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक गैस मानी जाती है। अब इससे अगर बात की इसमें एक्चुअली होता है क्या, ये क्यों ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, तो हम यहाँ पे देखिए डिटेल में लिख रखे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सभी वायु प्रदूषकों में 50% भाग का प्रतिनिधित्व अकेले करता है, यानी जितने भी वायु प्रदूषक है उसमें 50% यानी आधा भाग तो खुद यही होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे इसका हम सांस के माध्यम से मानव शरीर में पहुँच कर अंदर जाता है, तो रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, और जिस वजह से दम घुटने लगता है, और हम ये कह सकते हैं कि अंततः मृत्यु का कारण होता है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से मक्खन निकालने पर क्या होगा? दूध से मक्खन निकालने पर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, ठीक है, बढ़ जाता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण ये होता है कि पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी पानी के जमने पर क्या होता है कि पाइप में पानी जमने पर वो फैल जाता है, आयतन उसका बढ़ जाता है, जिस कारण से पाइप फट जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो आकाश का नीला दिखाई देने का कारण हम कह सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन का मतलब हम सीधी भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि प्रकाश का विखराव या फिर प्रकाश का छितराना, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन जो होता है वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जस्ट उल्टा होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? बताइए कि डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का इकाई होता है डायोप्टर। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स की लेंस की क्षमता को पी से डिनोट किया जाता है, और इसमें फोकस दूरी के साथ संबंध जो होता है वो P = 1/f होता है। और ये 1/f हम जब यूज़ करते हैं जब हमें मीटर में फोकस दूरी को फाइंड आउट करना होता है। अगर सेंटीमीटर की बात जब की जाती है तो वहाँ पे 100/f रखते हैं, ये दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में हो गया आपका, वो ऊपर में होता है मीटर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यानी कि 10 मीटर से अधिक दूरी नहीं देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित है। और निकट दृष्टि दोष से हम कह सकते हैं कि वो मायोपिया होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। और जब वो निकट की वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, तो उस कंडीशन हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? औता लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जस्ट इसके ठीक विपरीत में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? यानी अगर हम चारों में से प्रकाश की गति को गुजारें तो सबसे जो कम होगा, न्यूनतम होगा, किस में होगा?
तो सबसे ज़्यादा तो निर्वात में होता है प्रकाश का वेग, लेकिन सबसे अगर हम यहाँ पे कम देखें कांच, निर्वात, जल और वायु, तो सबसे कम होगा कांच में, यानी ए बिल्कुल करेक्ट होगा। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। और आपको जनरली ये पता होगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि वायु में बात करें तो वो 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में 2.25 लाख कह सकते हैं, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि कांच में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे कम कांच में होता है, इस वजह से राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब विद्युत धारा का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर, एम्पियर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, जिसे हम लोग कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोशिका के पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को, और आत्महत्या की थैली के रूप में हम लोग जानते हैं लाइसोसोम को। फिलहाल देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया गया था अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में किया था, जबकि इसका नामकरण बेंडा ने किया था, नाम रखा था बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम लोग ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट आपको पता है कि जल में उत्पन्न होने वाले जो उगने वाले पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। मेसोफाइट की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको लोग मेसोफाइट्स कहते हैं। और लिथोफाइट्स क्या होता है? चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रकाश रासायनिक धुआं। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, प्रकाश रासायनिक धुआं। इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में मैंने लिख रखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि पैन का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है। अब वो पैन नहीं कह रहा हूँ कि परमानेंट अकाउंट नंबर, वो बात नहीं की जा रही, यहाँ पे साइंस के फॉर्म में पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे, कह सकते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। ठीक है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश रासायनिक धुएं में मुख्य रूप से ओजोन होता है और पैन होता है, साथ ही साथ एल्डिहाइड होता है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं जहाँ तीव्र सौर विकिरण होता है उसे वहाँ पर इसे ब्राउन एयर के नाम से जाना जाता है, प्रकाश रासायनिक धुएं को। क्लियर। चलिए, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट तापक्रम पर या फिर फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने वाले पानी का ताप कितना होता है? अगर हम सेल्सियस पैमाने पे बात करें तो आपको जनरली पता होगा सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। लेकिन ठीक उसी कंडीशन में अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट पैमाने पर तो इसमें 0 डिग्री जो बराबर होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले आपको इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताना है। तो बताइए कि प्याज का खाने वाला भाग क्या है? सेकंड क्वेश्चन की त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? और थर्ड क्वेश्चन ये कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए क्रमशः किस किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन की माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।